हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और ये कैसे मॉलिक्यूल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो जो वो फिनोमेना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्टेन एंगल पे रोटेट करने का बाय द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करते हैं। ठीक है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो प्रॉपर्टी होती है इन कंपाउंड्स की ऑप्टिकली एक्टिव बनने की, उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है इसको मेज़र जो करते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरीमीटर। ओके, तो जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, पहले तो हम वो देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पीपीएल से भी डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो होता क्या है, जैसे हम ऑर्डिनरी लाइट, जो भी हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ करते हैं वो ऑल डायरेक्शंस में होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से जो लाइट होती है हमारी वो ऑल डायरेक्शंस में होती है। अब ये ऑर्डिनरी लाइट जब किसी प्रिज्म में से, स्पेशली यहाँ पे जो प्रिज्म या फिर जिसको हम पोलराइज़र बोलेंगे वो होता है यहाँ पे निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जिसको कि हम कैल्साइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है पोलराइज़र, जैसे कि एक फ़िल्टर की तरह हम समझ लें इसको कि एक फ़िल्टर है। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इन लाइंस को देख रही हूँ तो मैं जैसे ही इस प्रिज्म में से इस लाइट को पास करूँगी तो ये जो हमारी खाली वाली जगह है यही इस लाइट को आगे पास होने देंगी। एक फ़िल्टर की तरह समझने के लिए हम इसको कर सकते हैं ना। तो यहाँ से सिर्फ जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी ऑर्डिनरी लाइट की वही पास करेंगी। ठीक है, तो जो हमें लाइट अब मिलेगी यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही ओरिएंटेड है, एक ही प्लेन पे वाइब्रेट कर रही है। तो इसको हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये हमारी अब ऑर्डिनरी लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो गई है बाय यूजिंग पोलराइज़र। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते हैं वो क्या था, पोलैरीमीटर था। ठीक है, पोलैरीमीटर एक्चुअल में क्या मेजर करता है, ये एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करता है। किसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सैंपल में से या किसी कंपाउंड में से पास करवाते हैं, जो कि कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, उसमें से पास करते हैं, तो जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस एंगल में थी वो रोटेट हो जाती है। तो वो कितनी रोटेट हुई, यहाँ से यहाँ तक कितनी रोटेट हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो ये पोलैरीमीटर है इसका कैसा सेटअप होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। तो अगर हमारे पास ये एक लाइट का सोर्स है जो कि हमें एक ऑर्डिनरी लाइट प्रोवाइड करवाता है, जब इसको हम किसी स्लिट में से ये जो ऑर्डिनरी लाइट है बिल्कुल ऑर्डिनरी, तो ये हमें इस तरह से मिलेगी। ठीक है, ये लाइट सोर्स था, स्लिट में से गया, ऑर्डिनरी लाइट मिली। और फिर जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हमने पोलराइज़र में से पास किया तो हमें पता है कि ओनली वर्टिकल लाइंस ही इसमें से पास करेंगी। अगर ये टिल्टेड सा होगा थोड़ा सा तो ये वाली लाइंस पास करेंगी, है। अगर ये इस तरफ को टिल्ट होगा तो ये वाली लाइंस पास करेगी। अगर ये हॉरिजेंटल होगा तो हॉरिजेंटल लाइन पास करेंगी, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे वर्टिकल वाला लिया है तो वर्टिकल लाइन ही आगे पास करती है और ये बन जाती है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंपाउंड में से क्रॉस करती है तो क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ऐसी थी अब वो रोटेट हो गई है ऐसे, इस पर्टिकुलर अल्फ़ा एंगल पे। एंगल ऑफ रोटेशन को हम मेजर कर जो लिखते हैं वो अल्फ़ा से लिखते हैं। ठीक है, अब
जो हमारा एनालाइज़र होगा, यहाँ पे एनालाइज़र तो पहले वर्टिकल था, ठीक है, जब तक कि यहाँ पे कोई सैंपल नहीं था। मान लो कि यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी, मॉलिक्यूल यहाँ है नहीं, कंपाउंड यहाँ है नहीं, तो वो इस लाइट को रोटेट भी नहीं करेगा, आपकी लाइट जो है वो स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट रहेगी तो जो आगे एनालाइज़र लगा हुआ है वो भी क्या है, वर्टिकल लाइंस के साथ था, तो ये इसमें से पास हो जाएगी और हमें दिख जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे कंपाउंड है तो कंपाउंड क्या कर रहा है, उस लाइट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट किया तो अब हमें ये लाइट, अगर ये एनालाइज़र हमारा वर्टिकल लाइंस में ही रहता है, ऐसे ही रहता है, तो हमें ये लाइट दिखेगी नहीं जो रोटेट हो चुकी है ना। तो हम क्या करते हैं, इस एनालाइज़र को रोटेट करते हैं। कब तक रोटेट करते हैं, जब तक कि हमें लाइट दिखना शुरू नहीं कर जाए। तो देखो अब ये लाइट जो है आपकी टिल्ट हो चुकी है, तो हमें एनालाइज़र को भी घुमाया ताकि ये लाइट इसमें से पास हो जाए और हमें दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमने एनालाइज़र को कितना घुमाया। जो ऐसे था उसको हमने इस तरह से घुमा दिया, तो कितने एंगल पे हमने एनालाइज़र को घुमाया, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में भी रोटेट कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड में भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, जब ये कंपाउंड में से पास हुई तो ये राइट साइड को भी रोटेट हो सकती है और ये लेफ़्ट साइड को भी रोटेट हो सकती है। और ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल भी रोटेट ना करें, है ना। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड को रोटेट करती है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो उनको हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अभी डेक्स्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, जिसका मतलब होता है राइट, ठीक है। तो राइट साइड को टर्न किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरीज को हम डोनेट करते हैं प्लस साइन से या फिर स्मॉल डी से, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड को टर्न कर रहा है, लेफ़्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर ये लेफ़्ट साइड को टर्न कर रहा है तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड लीवस से। लीवस का मतलब होता है लेफ़्ट, ठीक है। तो इसको हमने लेफ़्ट से बना दिया लीवो रोटेटरी, और ये आपके साइन हो जाएंगे इसके लिए माइनस और एल, प्लस का अपोजिट क्या, माइनस, ठीक है। और ये एल कहाँ से आया, लेफ़्ट से, एल से। क्लियर है। तो दो तरह के कंपाउंड हो गए हमारे पास, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लीवो रोटेटरी। ये कौन से हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे हम, और लीवो रोटेटरी को भी ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया है राइट या फिर लेफ्ट साइड को। लेकिन जो कंपाउंड बिल्कुल रोटेट नहीं होते हैं, करते हैं लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उनको हम बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। इनको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो अब नेक्स्ट है कि जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है, जिसको हम पोलैरीमीटर से मेजर कर रहे हैं, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड्स पे। मतलब कंपाउंड का कैसा नेचर है, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को, जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो लेफ़्ट साइड में टर्न करता है या फिर राइट साइड में डिपेंड करेगा, ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है अल्फ़ा, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैंने जो है एंगल ऑफ रोटेशन किसी सैंपल के लिए सर्दियों में लिया है, और उसी सैंपल के लिए को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ गर्मियों में, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फ़ा है वो डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि उसको टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है, चेंज कर देगा वो उसको, ठीक है। नेक्स्ट वो डिपेंड करता है पोलैरीमीटर की ट्यूब के ऊपर। जो उसकी पोलैरीमीटर ट्यूब की जो लेंथ है उसके ऊपर भी आपका एंगल ऑफ रोटेशन या अल्फ़ा डिपेंड करता है। पोलैरीमीटर की ट्यूब कभी आपने छोटी ली है,
कभी आपने बड़ी ली है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कभी उसकी पाथ लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, कभी उसकी पाथ लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो उस टाइम पे आपका अल्फ़ा जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द कंपाउंड इज डिजॉल्व, मतलब कि आपने जो सैंपल बनाया है कंपाउंड का किसी सॉल्वेंट पे, तो वो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा लिया है आपने, पोलर लिया है, नॉन पोलर लिया है, एक्वस लिया है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है। तो ये चीज़ें भी उस एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन ली है आपने अल्फ़ा मेजर करने के लिए, उसके वो भी आपके एंगल को अफेक्ट करती है। मान लो कि आपने कभी एक बारी 1 ग्राम पर ml ले लिया, दूसरी बारी आपने 2 ग्राम पर ml ले लिया, तो जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम हमेशा वो लेते हैं हम ग्राम पर ml में। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो हम लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या वेवलेंथ है, उसके ऊपर भी एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। मान लो कि कभी मैं जो लाइट सोर्स है वो सोडियम का लिया है, ठीक है, और कभी मैंने उसको हीलियम का ले लिया या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप ले लिया, ठीक है, तो उन सब की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो एंगल ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट होगा। तो हमने देखा कि कितने सारे फैक्टर्स पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है। अगर इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है तो इसको निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल होता होगा। कितने सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना एक टाइम पे सारे फैक्टर्स को कंट्रोल। तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स की या फिर ऐसे जो मेजरमेंट मेथड है वो ज़रूरत पड़ी कि जिसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो फिक्स हो जाएं। तो जब हमने इन फैक्टर्स में से कुछ एक फैक्टर्स को फिक्स कर दिया तो जब एंगल ऑफ रोटेशन उसमें हमने निकाली, उसको हम निकालेंगे स्पेसिफिक रोटेशन की फॉर्म में या फिर निकालेंगे मॉलिक्यूलर रोटेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में ही जो फैक्टर्स हैं जिन पे आपका अल्फ़ा डिपेंड कर रहा था वो काफ़ी हद तक फिक्स कर दिए जाते हैं। तो सब पहले करेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ। अभी स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन हम उस रोटेशन को बोलेंगे, उस एंगल को बोलेंगे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास किया है, जो आपकी सैंपल ट्यूब है उसका पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है जिसको कि 10 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन जो है उस ट्यूब के अंदर सैंपल की वो 1 ग्राम पर ml है और पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ पे। तो जो एंगल आया है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो देखो हमने क्या क्या फिक्स कर दिया, हमने पाथ लेंथ पोलैरिमीटर ट्यूब की फिक्स कर दी 1 सेंटीमीटर, हमने कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया सैंपल की 1 ग्राम पर ml ही, ठीक है, टेम्परेचर भी फिक्स है, वेवलेंथ भी फिक्स है, ठीक है। तो सब इतनी सारी चीज़ें फिक्स हो गई, तो जो उस टाइम पे जो एंगल आया उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन, ओके। जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है इसको लिखते हैं हम अल्फ़ा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फ़ा को, और यहाँ टॉप पे लिखेंगे टेम्परेचर टी जो कि डोनेट करता है टेम्परेचर को, और यहाँ बॉटम पे लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी फिक्स है, पाथ लेंथ भी आपका फिक्स है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आता है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन तो उसका फार्मूला क्या बना, कैसे अगर हमने फार्मूला से उसको लिखना हो तो क्या बनेगा वो, ये आपकी स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा टेम्परेचर और लैम्डा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एल इंटू सी। अभी अल्फ़ा क्या है, ये तो हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, टी हुआ टेम्परेचर, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। अल्फ़ा क्या हुआ एंगल ऑफ रोटेशन, एल क्या हुआ लेंथ ऑफ दी पोलैरिमीटर या पोलैरिमीटर ट्यूब या फिर सैंपल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, और ये हमेशा हम किस में लेते हैं, डेसीमीटर में लेते हैं। और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल ग्राम पर ml। तो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रोटेशन के फार्मूला देखें
तो हमने L को भी 1 डेसीमीटर लिया है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने 1 ग्राम पर ml लिया, तो ये 1 है दोनों, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन। कब, जब ये दोनों क्या हैं, 1 है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैम्डा हम लेते हैं उसको हम कभी कुछ बुक्स में कैपिटल D से भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि सोडियम D लाइन, जो लैम्प सोर्स हमने यूज़ किया है वो कौन सा है, सोडियम D लाइन, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स होती है 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फिक्स वेवलेंथ है, तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स, 1 ग्राम पर ml, 1 डेसीमीटर जो है वो पाथ लेंथ। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रोटेशन। तो अगर हमने किसी सैंपल के लिए स्पेसिफिक रोटेशन लिखनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सुक्रोज के सॉल्यूशन की, दैट इज़ 0.02 ग्राम पर ml इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग सोडियम लाइट, जिसका लैम्डा है 5893 एंगस्ट्रॉम, इज़ फाउंड टू बी प्लस 5 डिग्री। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ये है आपकी। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टेम्परेचर लिखते हैं, तो टेम्परेचर क्या दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। और लैम्डा लिखते हैं हम, यहाँ पे लैम्डा की जगह मैंने D लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम D लाइन लैम्प जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू कितना आया है, प्लस 66.5 डिग्री, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस क्या शो कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, कि जो आपका सुक्रोज है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कितना उसने रोटेट किया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, 66.5 डिग्री किया है। कब, ऐसे तो हमने क्या बोला था कि स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, बट यहाँ पे हमने जो है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट ली है, तो हमें उस कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे 0.02 ग्राम पर ml, और सॉल्वेंट कौन सा लिया है, वाटर, क्योंकि हमने पहले बोला कि अल्फ़ा जो है वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो वाटर के केस में इतना आया है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ और सॉल्वेंट ले लूँ, इथेनॉल ले लूँ, ईथर ले लूँ, तो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज हो जाएगी। ओके, अच्छा, जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है, अब देखो ना, जब हमने फार्मूला बना था तो ये क्या आना था, अल्फ़ा L इंटू सी, तो यहाँ पे L तो 1 ही रहना था, लेकिन C की वैल्यू क्या आ जानी थी यहाँ पे, 1 की बजाय ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। फिर आता है कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है कंपाउंड की, वो एक करेक्टरिस्टिक ही है, जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड्स का, फिक्स होता है ना, तो वैसे ही स्पेसिफिक रोटेशन भी एक आपका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो भी आपकी फिक्स होगी। सुक्रोज के लिए हमेशा इतनी आएगी, बट कब, जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो, ये 0.02 ग्राम पर ml होगी और सॉल्वेंट वाटर होगा, तो स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बोला था हमने कि हम इसको एंगल ऑफ रोटेशन को किससे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रोटेशन से भी निकाल सकते हैं। अभी मॉलिक्यूलर रोटेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m इनसाइड द ब्रैकेट्स, और यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं टेम्परेचर, यहाँ लिखते हैं लैम्डा, सेम है ना, सिर्फ अल्फ़ा की जगह क्या लिखा है, m। तो ये किसके बराबर होता है, इसको निकालने के लिए स्पेसिफिक रोटेशन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो सैंपल की, और डिवाइड कर दो 100 से, तो हमारे पास वो क्या आएगी, मॉलिक्यूलर रोटेशन आएगी। सिंपल था कि स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय 100। तो ये आपके दो मेथड हो गए एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए, एक हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर रोटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, मतलब कि जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो किस किस कंडीशंस पे डिपेंड कर, क्या उसकी कंडीशन होती है, मतलब कि क्या उसकी क्राइटेरियाज हैं। किसी भी कंपाउंड को अगर हम मान लो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम उसको देख के बता सकें कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया कंडीशंस जो हैं वो निकाली गई हैं। तो वो क्या कंडीशंस हैं, तो अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन होता है, या फिर कायरल कार्बन होता है, या फिर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट की मॉलिक्यूल जो है उसमें किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ एक मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूल के पास जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए। मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए उसकी, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ये तीन कंडीशन जो है वो मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है। इन कंडीशंस को हम डिटेल में करेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में, बट अभी के लिए इतना ही कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें एंगल ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन से और मॉलिक्यूलर रोटेशन से, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशंस है। एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है। और साथ में मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेज है दैट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अगर ये सारी कंडीशन होती है तो मॉलिक्यूल जो है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है। आई होप कि आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।